पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की बैटिंग की तरह कभी भी कोलैप्स हो सकती है। हाल ही डॉन के जरा हटके शो में एक शायर ने महंगाई का आलम बहुत खूब समझाया। शायर कहते हैं कि महंगाई ऐसी है कि शलवार सिलाओ तो कमीज फट जाती है, कमीज सिलाओ तो शलवार फट जाती है, और शलवार कमीज दोनों सिलवा लो तो आप समझ ही गए होंगे। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। इतनी महंगाई हो गई है कि रशियन 50,000 की हो गई है। लोग लोकल से ही काम चला रहे हैं क्योंकि वोडका तो उनको पीनी है। तो महंगाई क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मेरे रिश्ता प्रोस्पेक्ट सेम है, एकदम बर्बाद। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। मुझे भी अब रशियन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के इकोनॉमी के मसले में आज आपको 3 स्टेजेस में समझाऊंगा: शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सबसे पहले पाकिस्तानी मेन टर्म यानी शॉर्ट टर्म। बहुत तेज हो रहा है। इतनी महंगाई है। उस दिन मुझे मेरा दोस्त कह रहा था कि मैं सुबह 1 दर्जन केले लेने गया तो 200 रुपए के थे, मैं शाम में 1 दर्जन केले लेने गया तो 300 रुपए के थे, मैं रात में 1 दर्जन केले लेने गया तो 400 रुपए के थे। और मैंने उसको कहा कि भाई तू 3 दर्जन केले क्यों ले रहा है? समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। तो शॉर्ट टर्म में बर्बादी की वजह है कौम को केले देने वाले साहब इसहाक डार। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो कल रात इसहाक डार ने अनाउंस किया कि वो कौम को बड़ी रिलीफ दे रहे हैं, पेट्रोल पूरे के पूरे 5 रुपए सस्ता होगा। और सुबह उठते ही पीकेआर 19 रुपए गिर गया। 1 तेरा, 1 मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 3 तेरा, 3 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट को इसहाक डार में कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पुट सिंपली इस वक्त रिजम्पशन ऑफ द IMF प्रोग्राम ही पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा सकता है। आप समझे, मैं पाकिस्तानी इकोनॉमी हूँ और IMF फुप्पो की बेटी है। अब और कोई ऑप्शन ही नहीं है। नाउ आई वांट टू मैरी ए वुमन हु विल नॉट डिवोर्स मी। अगर IMF के फंड्स नहीं आएंगे तो और कोई मुल्क भी हमें पैसे नहीं देगा। जिंदगी का यही तो अलमिया है कि जब एक आती है तो फिर बाकी सबको इंटरेस्ट हो जाता है। आ गई माल आ गया। तो सैड ट्रूथ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस IMF पे डिपेंडेंट है। करे उनका असल पैसे देंगे लेकिन उदों जो पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाने असल का इनकार नहीं करो तो असी तो देने जो कमन जी असी चढ़ाई करनी उन्हें लो जी गौरी आया फिर। एंड आई कांट इमेजिन कि IMF चाहती थी कि इसहाक डार पेट्रोल की प्राइसेस कम करें, और मार्केट को भी ये बात समझ में आ गई। तो इसीलिए मार्केट लॉस्ट कॉन्फिडेंस और लेने के देने पड़ गए। पहले तू दे। लोगों को समझ में आ गया कि IMF टॉक्स आर नॉट गोइंग वेल, तो पॉलिटिकल कैपिटल के साथ एक्चुअल कैपिटल भी गंवाना पड़ा। इसहाक डार ने डॉलर पैक करने की कोशिश की पर उन्होंने तो अवाम को ही पैक कर दिया। ना बांस की बंसी न सोने का सरिया। देखें, पर्सनली मैं कोई IMF का फैन नहीं हूँ। ऑब्वियसली IMF अमेरिका के इशारों पे चलती है, लेकिन इस वक्त पिछले कुछ महीनों में IMF ने जो पॉलिसीज प्रिस्क्राइब की थी, अगर हम उस पर चलते तो चीज़ें बुरी होती, महंगाई होती, पर इतनी बुरी नहीं होती जितनी अभी है। सीरियसली इंटरेस्ट रेट 20% हो गया। पाकिस्तान की रेटिंग मूडी ने CAA3 कर दी है। हमारा आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव हो गया है। वीकली इन्फ्लेशन हैज क्रॉस्ड 40%। अब घबराना है, घबराओ। ये मजबूर हैं पर आप नहीं। मैंने तो खुद ओनली फैंस का अकाउंट खोल लिया टू मेक एंड्स मीट। कांस्टेंट डॉलर फ्लक्चुएशंस मार्केट में कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। कोई ऐसे मुल्क में नहीं इन्वेस्ट करना चाहता जहां आपको ये नहीं पता कि 2 महीने में डॉलर 200 रुपए का होगा या 500 रुपए का होगा। हाउ कैन यू इवन प्लान फॉर एनीथिंग? इसहाक डार की इकोनॉमिक पॉलिसी वही थी जो एक बच्चे की होती है जब उसको सड़क पे कुत्ता नजर आता है कि मैं इसको आंखें दिखाऊंगा तो ये डर जाएगी। गजब बेइज्जती है भाई, वो IMF है, काजोल नहीं है कि आंखें दिखाने से पलट जाए। राज, अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। IMF इसहाक डार से नहीं डरी और पूरी कौम के साथ वही हुआ जो उन साहब के शलवार कमीज सिलवाने के बाद हुआ था। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपोर्टेड फ्यूल पे डिपेंडेंट है। हमारी अक्सर इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स। हद तक पाकिस्तान तो वीट, दाल, चाय तक इंपोर्ट करता है और इन सब की कीमत हम देते हैं डॉलर्स में। तो अगर 2 महीने में 20% डॉलर बढ़ जाए तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप, मैं, हम सब पाकिस्तान में
20% गरीब वैसे ही हो गए, और फिर उसके साथ होगी इन्फ्लेशन, तो हमारी परचेजिंग पावर और ज्यादा खत्म हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। शॉर्ट टर्म में हर चीज महंगी होने वाली है। गरीब हो आप, गरीब क्यों हो? ये शॉर्ट टर्म में इसका कोई हल नहीं है, ये एक विशेष साइकिल है जिसके अंदर हम आ चुके हैं। इसके मसले लॉन्ग टर्म ही हैं, लेकिन वहां जाने से पहले देखते हैं मीडियम टर्म, और मीडियम टर्म बर्बादी के जिम्मेदार हैं पीटीआई। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, जिन्होंने 3 साल में 3 अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर्स रखे जिनकी 3 अलग अलग फिलॉसफीज थी। ये जो सिंकिंग शिप पीडीएम की हुकूमत नहीं संभाल सक रही, इसको आइसबर्ग में जाके वजाया पीटीआई ने था। मार्च 2022 में जब वाजे हो गया कि पीटीआई की हुकूमत अब जाने वाली है, तो वो आईएमएफ एग्रीमेंट जो पीटीआई ने खुद साइन किया था, इमरान खान ने वो फाड़कर पूरे कौम को फ्यूल सब्सिडी का लॉलीपॉप दे दिया। इस कौम के 1.5 बिलियन डॉलर्स जला दिए सिर्फ अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए। फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगस्त में जब हम डिफ़ॉल्ट रो रहे थे, जिस आईएमएफ ट्रांच ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया था वो 1.1 बिलियन डॉलर्स थी। कोई सेंस बनता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में 1.5 बिलियन डॉलर्स की फ्यूल सब्सिडी देना सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए? पाकिस्तान के रिजर्व्स डिप्लीट हो गए, और जब पीडीएम हुकूमत आई उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने रहना है या जाना है। उसमें उन्होंने कई दिन डिले किया फ्यूल सब्सिडी को रिवर्स करना। उस डिले में और खान साहब की फ्यूल सब्सिडी में रिजर्व्स हो गए डिप्लीट। तो जब ये पीटीआई वाले लोग कहते हैं कि जी मार्च में तो ये रिजर्व्स थे, जून में ये रिजर्व्स थे, ये इतने कम कैसे हो गए? इसकी वजह से कम हुए। कोई सेंस बनता है इस फ्यूल सब्सिडी का? मतलब एक बाइक वाला क्या ही फ्यूल लगा लेगा? ये जो बड़ी बड़ी अमीर गाड़ियां हैं उनके लिए सब्सिडी है, लेकिन अवाम को दिखाने के लिए, ऑप्टिक्स के लिए एक बड़ा अच्छा लॉलीपॉप है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। लिटरली आप ये इमेजिन करें कि अगर वीगो कोई अपना पेट्रोल का टैंक भरवा रही है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अपने नेशनल रिजर्व्स में से डॉलर्स दे रही थी। क्या हम कोई गुलाम है? कोई सेंस था इस बात का? इस फ्यूल सब्सिडी ने पाकिस्तान को पक्का डिफॉल्ट के रास्ते लगा दिया था। आईएमएफ प्रोग्राम खत्म हो चुका था, आईएमएफ प्रोग्राम के रिजम्पशन में टाइम लगा, तब तक हमारे रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे थे, और आईएमएफ की ट्रांच जब तक नहीं आई तब तक उसी तरह डिफॉल्ट का खतरा था जिस तरह आज है। पर उसके आने के बाद मिफ्ताह इस्माइल ने रिलेटिवली चीज़ें स्टेबल कर दी थी। क्यों उनको हटा के इसाक डार को लेकर आए, आई ऑनेस्टली हैव नो आइडिया, लेकिन उनके आने के बाद से चीज़ें वैसे ही बर्बादी की तरफ चली गई। इसाक डार ने बड़े प्यार से टाइटैनिक का मुंह वापस उसी आइसबर्ग की तरफ कर दिया। इसाक डार इनहेरिटेड पीटीआई मैस। पीटीआई भी कह सकती है कि 2018 से पहले इसाक डार का जो मैस था वो हमने इनहेरिट किया था। फिर इवन दो पीटीआई के आने से पहले मिफ्ताह इस्माइल ने काफ़ी कोर्स करेक्ट कर दिया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की इकॉनमी के आप मसले अगर उठाएंगे तो उसके पीछे आपको एक आदमी ज़रूर मिलेगा, इसाक डार। समदी साहब ने बेटा देकर पूरी कौम की ले लिया। जब 2018 में पीटीआई की हुकूमत आई भी तो वो उसी तरह इंडिसाइसिव थी। दे टुक मैनी मंथ्स टू डिसाइड कि हमने आईएमएफ जाना है या नहीं जाना। एमई के पॉलिटिकल बयान आते थे कि सुसाइड कर लेंगे, आईएमएफ नहीं जाएंगे। इवेंचुअली वहीं जाना पड़ा, एंड दैट डिले आल्सो रियली कॉस्टेड पाकिस्तान। ना अमेरिका ना आईएमएफ किसी से बेकारियों की तरह कि इकोनॉमिकली बड़ी चीज़ें फिक्स कर दी जाएं, लेकिन हम ऑप्टिक्स और दिखावे में इतने ऑब्सेस्ड हैं कि द फोकस वाज ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जीडीपी, जो कि नंबर्स फज करके भी लाई जा सकती है रादर देन एक्चुअल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। द पाकिस्तानी इकोनॉमी इज ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच। सिर्फ 5% टैक्स दे, काला धन सफेद कर ले, पैसा कैसे कमाया कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर्स हैं जिस पे पीटीआई बहुत प्राउड होती है, ये आई थी एमनेस्टी देकर। एक पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि रूलिंग एलीट अपने लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आती है ब्लैक का पैसा वाइट करने के लिए। उसने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी एमनेस्टी स्कीम दी ब्लैक मनी के लिए, करप्शन के पैसे के लिए। वो ब्लैक मनी जब आपकी इकोनॉमी में आया तो उससे कंजम्पशन बढ़ी, उस कंजम्पशन से ग्रोथ आई और वो नंबर बड़ा हो गया। पर इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन। और ये मैं नहीं कह रहा, ये शौकत तरीन ने खुद कहा था कि हमें इकोनॉमी कूल डाउन करने की ज़रूरत है क्योंकि ओवरहीट हो गई है। रियल एस्टेट में करप्शन का सारा पैसा हलाल हो गया एंड हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास पीपल वर प्राइस्ड आउट ऑफ द मार्केट। मतलब आप
पूरी ज़िंदगी भी एक अच्छी खासी मिडिल क्लास जॉब कर लेना तो आप एक अच्छे एरिया में एक अच्छा अपार्टमेंट नहीं अफोर्ड कर सकते। मतलब क्यों आपको कोई 50 लाख रुपए का अपार्टमेंट देगा जब ब्लैक मनी के तहत वही अपार्टमेंट 2.5 करोड़ का बिक सकता है। सब पैसे की गेम है। अगर ब्लैक मनी इकोनॉमी में लानी थी तो कम से कम किसी प्रोडक्टिव जगह लगा देते वो पैसे। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एमनेस्टी देकर पाकिस्तान के जो सबसे अमीर लोग हैं उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे आते हैं हम लॉन्ग टर्म तबाही से, और इसमें आतिफ मियाँ की रियल एस्टेट थीसिस बहुत ज़रूरी है। आपने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई हुई है जिसमें लोकल कंजम्पशन इंसेंटिवाइज है, रियल एस्टेट स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मुल्क वही चला रहे हैं जो रियल एस्टेट स्कीम्स बना रहे हैं। आप लोगों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं रियल एस्टेट में पैसा लगाने से। ना कोई वेल्थ टैक्स है, ना कोई रियल एस्टेट टैक्स है, ना कोई लैंड रिफॉर्म्स है। कोई पागल है वो यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाएगा जब रियल एस्टेट के अंदर इतने प्रॉफिट्स हैं। लोग लिटरली फैक्ट्रीज बेच बेच के प्लॉट ले रहे हैं। जो प्रोडक्ट्स बन सकते थे, एक्सपोर्ट हो सकते थे, डॉलर इन्फ्लोज आ सकते थे, उसकी जगह अब प्लॉटों की फाइलें एक्सचेंज हो रही हैं। पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी नहीं है क्योंकि आप प्रोडक्टिविटी इंसेंटिवाइज नहीं करते। गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है रियल एस्टेट को। आप टीवी चला लें, हर दूसरा ऐड रियल एस्टेट का होता है। सुपर हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पर फायजा हाउसिंग स्कीम। कौन रहना चाहता है फायजा हाउसिंग स्कीम में? क्या बोलूंगा मैं अपने दोस्तों को, फायजा में रहता हूं मैं। I saw what you did. और जो बिजनेसेस हैं भी पाकिस्तान में वो एलीट ओन करते हैं, वही जो मुल्क चलाते हैं, और फिर वो उन्हीं गवर्नमेंट से सब्सिडीज लेते हैं, इंपोर्ट प्रोटेक्शन लेते हैं, सस्ती गैस लेते हैं और प्रोडक्ट बनाकर पाकिस्तानियों को ही बेच देते हैं। एक पाकिस्तानी फर्टिलाइज़र कंपनी के पास कोई इंसेंटिव है कि वो कुछ इनोवेट करे, वो सस्ता हो, वो कंपेटिटिव हो, जब उसको पता है कि भले इंडियन फर्टिलाइज़र पंजाब में 2 किलोमीटर दूर बहुत सस्ता बिक रहा हो, पाकिस्तानी तो ले ही नहीं सकता, उसने लेना पाकिस्तानी फर्टिलाइज़र ही है। बेचो जितने का बेचना है। ये है हमारी रेंटियर इकोनॉमी जिसमें रेंट सीकिंग होती है, जिसका मतलब है कि एक क्लास अमीर से अमीर होती जा रही है कुछ प्रोडक्टिव किए बगैर। I told them getting rich is easy. लास्ट ईयर UNDP की रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने $17.4 बिलियन दिए थे एलीट सब्सिडीज में। तकरीबन $17.5 बिलियन एलीट सब्सिडीज में। मतलब इतने बड़े नंबर तो मुझे समझ में भी नहीं आते। तो आप लोगों को अगर मैं कॉन्टेक्स्ट दूं तो तरबेला डैम $2.85 बिलियन का बना था। आप समझें, हम पाकिस्तान की एलीट को पाकिस्तान गवर्नमेंट हर साल 7-8 तरबेला डैम दे देती है। लास्ट ईयर पाकिस्तान का बजट तकरीबन 37.5% था। अगर एलीट सब्सिडीज नहीं देते तो पाकिस्तान का बजट 46% और हो सकता था। फ्लड्स में इस वक्त जितना नुकसान हुआ है वो तकरीबन $30 बिलियन है। अगर 2 साल पाकिस्तानी एलीट को सब्सिडीज ना मिलें तो जितना नुकसान फ्लड्स में हुआ है वो रीबिल्ड हो सकता है। लिटरली मिलियंस कैन बी फेड एंड हाउस्ड अगर हम गोल्फ कोर्सेज और लाहौर जिमखानाज को सब्सिडीज ना दें। आपको पता है 1030 कनाल पे जो लाहौर जिमखाना है वो सालाना पंजाब गवर्नमेंट को उस एरिया का कितना रेंट देती है? 5,000 रुपये। कैफे फ्लो पे एक स्टेक आता है उस इतने का, 5,000 रुपये, जो शायद जिस वक्त तक ये वीडियो जाए $2 हो। तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का मसला है एलीट कैप्चर, और इस एलीट में एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंशियल एलीट सब शामिल है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान में तकरीबन 35 साल डायरेक्टली एस्टैब्लिशमेंट ने रूल किया, बाकी साल इनडायरेक्टली रूल किया। इंडिया में जब लैंड रिफॉर्म्स हो रहे थे, यहाँ 22 फैमिलीज ओन्ड एवरीथिंग। फंडामेंटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पाकिस्तान में हुए ही नहीं है। हमारे हुक्मरानों को ये लगता है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो मसला ही नहीं है। दुनिया भर में एलीट होती है, लेकिन पाकिस्तान की एलीट पर्टिकुलरली अनप्रोडक्टिव है, और लॉ, गवर्नमेंट सब उनको प्रोटेक्ट करती है। तो पाकिस्तान फिर मजबूर हो जाता है कर्ज देने के लिए, क्योंकि हम ऐसा कुछ बनाते ही नहीं जो हम दुनिया को दें तो हमारे पास डॉलर्स हैं। वीट और कॉटन तक तो हम अब इंपोर्ट कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी, कोई नहीं यहाँ इन्वेस्ट करेगा। हम लोग रोते रहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती। आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास अगर 10-20 बिलियन डॉलर होते, आप कोई फैक्ट्री लगाते जिससे आप एक्सपोर्ट करें, या आप भी कोई भेड़िया टांग खोल लेते। ऐसा कुछ हम बनाते नहीं जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा डॉलर्स कमाएं। और जब डॉलर्स आ रहे थे एंड वी वर गेटिंग पेड बाय अमेरिका टू फाइट देयर वॉर्स, वो डॉलर्स एलीट ने पार्टी करने में उड़ा दिए। लिटरली CNG गैस जैसी वैल्यूबल नेचुरल रिसोर्स गाड़ियों में फूंक दी।
तो बड़ा आसान है ये कहना कि जी पीपीपी करप्ट है, पीटीआई करप्ट है, पीएमएल करप्ट है, इनको गालियां दे के सो जाना, लेकिन हम जहां आज खड़े हैं वो ऑलमोस्ट 75 ईयर्स ऑफ बैड पॉलिसीज़ है। मुल्क कर्जे लेकर हमारे एलीट्स की बैड हैबिट्स फंड करता है। अपने दिल पे हाथ रखें और सोचें कि यार हम कैसे मुल्क हैं जिसकी 22% आबादी लेस देन $13 अ मंथ पे रहती है, और पाकिस्तान साल का $5 मिलियन का पेट फूड इंपोर्ट करता है। आई हेट टू से इट, लेकिन पाकिस्तान में गरीब होने से बेहतर है आप DHA के कुत्ते हों। द गवर्नमेंट विल टेक मोर केयर ऑफ यू। मतलब राइट नेक्स्ट डोर टू अस इंडिया दुनिया की लीडिंग इकॉनमी बनने वाली है, और वहाँ पेट्रोल हमसे महंगा है, 100 रुपये महंगा है। मुंबई में मासेस के लिए एक और मेट्रो बन रही है, और कराची का एलीट मुंबई के एलीट से पेट्रोल के पैसे 100 रुपये कम देता है। होना तो असूलन ये चाहिए कि पेट्रोल भले 500 रुपये का हो, लेकिन गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हर शहर में मासेस के लिए अवेलेबल हो। लेकिन हमें तो मेट्रो बस सब्सिडीज़ भी बुरी लगती हैं, जबकि ये कोई नहीं क्वेश्चन करता है कि DHA टू बहरिया टाउन हाईवे क्यों बन रहा है और किसके लिए बन रहा है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अबाउट टाइम पाकिस्तान स्टार्ट्स थिंकिंग ऑफ द मेनी एंड नॉट द फ्यू। मतलब अगर आपने इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज ही करना है तो उन इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडाइज करें जो कुछ एक्सपोर्ट कर सकें। जस्ट बिकॉज आपके शुगर डैडीज़ हैं, आप शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडाइज करते हैं, वो वही शुगर बेचते हैं, पाकिस्तान में बिकती है, वो प्रॉफिट्स कमाते रहते हैं हर साल। हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम सेलिब्रेट भी क्या करते हैं कि जी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। रेमिटेंसेस वो होती हैं जो आप अपना लेबर, अपना टैलेंट बाहर भेजें, किसी और के लिए वो लेबर यूज़ हो, किसी और की इकॉनमी में वो वेल्थ प्रोड्यूस करें, और वो अपनी फैमिलीज़ को पैसे वापस भेजें, मुल्क को नहीं, फैमिलीज़ को। वो हम सेलिब्रेट करते हैं कि यार थोड़े बहुत डॉलर्स आ गए हमारे पास। वी शुड बी एम्बैरेस्ड ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान का जो बेस्ट टैलेंट है वो लाखों हर साल पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या खुशी होगी कि यार ये अपनी फैमिलीज़ को रेमिटेंसेस भेजेंगे। सो लॉन्ग टर्म जब तक हम ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को भूल कर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की तरफ नहीं जाएंगे तो हम बाकी मुल्कों की भीखों पे ही रिलायंट रहेंगे। लोकली हमें फंडामेंटली अपना बजट रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ये कौम के ऊपर है कि आप सोचें आपको क्या ज़रूरी लगता है, गोल्फ कोर्सेज या एजुकेशन। इलीट सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी, इलीट प्रिविलेजेस कम करनी होंगी, कम से कम रियल एस्टेट वेल्थ को टैक्स करना पड़ेगा, पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करना पड़ेगा, फिर ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। वरना टू बी ऑनेस्ट फेडरल गवर्नमेंट के पास डिफेंस बजट और डेट रीपेमेंट्स के बाद इतने पैसे ही नहीं बचते कि वो कुछ भी डिलीवर कर सकें, तो फिर वो कर्जे पे कर्जे उठाते रहते हैं। मतलब पाकिस्तान का डेट तकरीबन $400 ट्रिलियन हो चुका है, जिसमें से सिर्फ पीटीआई के 3 सालों में तकरीबन $150 ट्रिलियन डेट बढ़ा है। इसमें पुराने डेट का इंटरेस्ट भी है, लेकिन पीटीआई ने भी इतना डेट उठाया है कि आप, मैं, हमारे बच्चों के बच्चे कर्जदार हो चुके हैं, बाप का, दादा का, भाई का। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ पीटीआई ने किया, ये सब करते आ रहे हैं। मुशर्रफ के टाइम भी जब पैसा आ रहा था उन्होंने उड़ा दिया। अभी भी जो सारा डेट का पैसा आया वो एलीट सब्सिडीज़ में उड़ चुका है। साइकिल ये बन चुकी है ना कि पाकिस्तान और मुल्कों की भीखों पे चलता है और हमारे हुक्मरान चाहते हैं हम उनकी भीखों पे चलते रहें। तो शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में इन लोगों ने पाकिस्तान की इकॉनमी को टाइटैनिक बना दिया। एंड आप लोग जो लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, प्लीज़ रियलाइज़ इन लोगों के पास तो लाइफ बोट्स हैं। डूबना आपने और मैंने। कम से कम टाइटैनिक का जो कैप्टन था, ही सैंक विद द शिप। अपने वालों से तो इतने भी ज़र्फ की उम्मीद नहीं है।